हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर काफी सारे टॉपिक्स हमने आज के इस लेक्चर में कवर करा है, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, देन गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड फ्यूल सेल। तो इन सारे टॉपिक्स पर बेस्ड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो कब कैसे आपको किस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर में डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करा है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए एमसीक्यूज के साथ अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। The equilibrium constant for the cell reaction Cu gas plus 2 Ag plus aqueous gives Cu2 plus aqueous plus 2 Ag solid is 4 into 10 raised to 16. Find E naught cell for the cell reaction. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको केयरफुली रीड करना है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि एट इक्विलिब्रियम हम देखें, एट इक्विलिब्रियम तो हमारा जो ई सेल होता है, ई सेल की वैल्यू हो जाती है 0। तो हमारा फॉर्मूला किस तरीके से होगा? फॉर्मूला होगा आपका E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF into log of प्रोडक्ट है आपका Cu2 plus upon reactant Ag plus the whole square। ठीक है, Ag plus का होल स्क्वायर। अब देखिए E सेल की वैल्यू आपकी 0 है, 0 पुट करिए, इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log ऑफ, देखिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है log ऑफ Kc। log ऑफ Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, दैट इज 4 into 10⁻16। तो वो वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू यहाँ पर होती है 0.059 अपॉन यहाँ पर n लिख लीजिए, तो log ऑफ Kc हो जाएगा आपका 4 into 10⁻16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई नॉट सेल को हम इज इक्वल्स टू के इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव में आ जाएगा 0.059 अपॉन यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए n होता है आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो टोटल हो रहे हैं 2 इंटू लॉग ऑफ 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 को आप पहले तो हम पहले ये रूल अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली मैं स्टेप नहीं लिखती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम ये स्टेप लिखते हैं, log ऑफ m इंटू n होता है log ऑफ m प्लस n, तो log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 10 इंटू 10⁻16। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, m इंटू m क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज। अब ई नॉट सेल हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2। अब देखिए log ऑफ 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है तो log ऑफ 2⁻2 प्लस log ऑफ 10⁻16। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर ये स्टेप्स को हटा दे रही हूँ, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर log ऑफ, ठीक है, ई नॉट सेल लिख लीजिए पहले, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 2⁻2 का किस तरीके से हो जाएगा आपका 2, ये जो ऊपर है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस 16 log 10। ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है और 2 इंटू log 2 की वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पर हम, तो 0.059 अपॉन 2 का यहाँ पर आप डिवीजन पहले कर लीजिए या फिर आप साथ में एक टर्म को कर लीजिए। तो 0.059 अपॉन 2 हम पहले लिख लेते हैं, इंटू 2 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 16, log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए हमने ये नहीं लिखा। तो इन सारे टर्म्स को अगर हम
सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सारे टर्म्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो फाइनली आंसर, मैं फाइनल डायरेक्टली स्टेप लिख दूंगी क्योंकि सारा कैलकुलेशन ही यहाँ पर बच गया। ठीक है, तो 0.059/2 अगर हम इन सारे टर्म्स को लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.979518/2 विच इज इक्वल टू 0.489। ठीक है, और इसको अगर हम राउंड अप करें तो ये हो जाएगा आपका 0.49 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सेल है। ठीक है, पोटेंशियल पूछा गया है आपको स्टैंडर्ड सेल का, तो यहाँ पर ई नॉट आ गया, मतलब स्टैंडर्ड सेल का आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.49 वोल्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, EMF of reduction hydrogen electrode in terms of pH is at 1 atmospheric pressure। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमें जो रिडक्शन इक्वेशन है वो लिखना है। ठीक है, और उसके साथ हमें ई सेल की वैल्यू पता करनी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, जिसमें इन टर्म्स ऑफ पीएच दिया है यहाँ पर। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के आपको रिडक्शन इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए H प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो देखिए सिर्फ H2 हम नहीं लिखते हैं, H2 गैस मिलती है, H2 को सिंगली नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हाफ आ जाता है, हाफ H2। तो उसके लिए नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो फॉर्मूला होगा ई सेल का, वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT upon NF log of 1 upon H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, रिएक्टेंट आपका। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, ई नॉट सेल की वैल्यू, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसमें ए नॉट सेल आपका 0 हो जाता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 1 अपॉन H प्लस। तो यहाँ पर देखिए इसको हम log ऑफ A अपॉन log B, तो किस log ऑफ A अपॉन B क्या हो जाएगा आपका log A माइनस log B। तो उसके लिए आपको लिखना है log ऑफ 1 माइनस log ऑफ H प्लस। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको pH का फॉर्मूला पता आना चाहिए। pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 2.303 RT अपॉन F। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं, अब 1 इंटू एफ एफ ही हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब देखिए यहाँ पर log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और माइनस log H प्लस, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस log ऑफ H, तो ये यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी pH, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और माइनस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये किसकी वैल्यू है pH की, तो यहाँ पर हमने pH लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए नेक्स्ट फर्दर। तो यहाँ पर देखिए ये हम स्टेप जो है ये हटा देते सो दैट कि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब ई सेल हो जाएगा आपका, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन F इंटू पीएच। ठीक है, अब देखिए माइनस 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू होती है माइनस 0.059 पीएच इंटू पीएच, और हमें पीएच के टर्म्स में ही बताना था कि ई सेल की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर माइनस 0.059 पीएच, तो ये आंसर हमें ऑप्शन डी में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the standard electrode potential for Daniell cell is 1.1 volt. Calculate the standard Gibbs energy for the reaction. रिएक्शन देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया है ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वियस गिव्स Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है फॉर डैनियल से लिया गया, और उसके हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है 1.1 वोल्ट, यानी कि हमें यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। अब इस केस में हमें पता करना है कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होगी, ये दिए गए रिएक्शन की। तो देखिए
जब भी आपको डैनियल सेल का ई नॉट वैल्यू दी गई है, ई नॉट सेल की यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है और आपको स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी पता करना है रिएक्शन की, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी नॉट। डेल्टा आर क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो गिव्स एनर्जी है ये रिएक्शन के लिए हम पता कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए डेल्टा आर इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एन होता है आपका कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे थे, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, तो -2 इंटू एफ होता है फैराडेस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96487 इंटू ई नॉट सेल होता है आपका 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब इन सारे टर्म्स को आप कैलकुलेट करिए तो आपका आंसर आ जाएगा -2122714 जूल्स पर मोल। अब देखिए यहाँ पर हमने जो सारा कैलकुलेशन करा उसमें हमने जूल्स पर मोल में आंसर निकाला, लेकिन अगर हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शंस में आपको किलो जूल में दिया है, तो किलो जूल में दिया है मतलब आपको 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा -212.27 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर आपका ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड गिव एनर्जी जो है ये दिए गए रिएक्शन के लिए ये हो जाएगी आपकी -212.27 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन whose pH is 10। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और उसका हमें पोटेंशियल पता करना है, और जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एक सॉल्यूशन में डिप करा गया है और जिसका pH जो है ये 10 है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके लिए आपको हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन रिएक्शन है वो पहले लिखना है। तो देखिए H प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, सिर्फ H2 नहीं लिखते इसलिए हम बैलेंस करने के लिए हाफ यहाँ पर लगा देंगे रिएक्शन में। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया गया है और पीएच के टर्म्स में यहाँ पर पूछा गया है, तो उसके लिए जो आपके फॉर्मूला होगा वो होगा आपका ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल -2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसके लिए ई नॉट सेल जो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल आपका 0 हो जाता है, तो आप डायरेक्टली ई सेल लिख लीजिए, ई सेल इज इक्वल्स टू -2.303 RT अपॉन एन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, ओनली 1, तो डायरेक्टली आप एफ लिख लीजिए, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन एच प्लस। तो लॉग ऑफ 1 अपॉन एच प्लस होता है आपके पीएच की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इंटू पीएच लिख लीजिए। अब देखिए माइनस ऑफ 2.303 RT अपॉन एफ की वैल्यू आपकी हो जाती है माइनस ऑफ 0.059 इंटू पीएच, पीएच की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10, तो माइनस 0.059 इंटू 10 आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 0.59, और ई सेल है इसलिए हम पोटेंशियल पूछा है इसलिए यूनिट आपका वोल्ट आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी -0.59 वोल्ट। नेक्स्ट, calculate the EMF of the cell in which the following reaction takes place. NiS plus 2Ag plus 0.022 molar gives Ni2 plus into 0.160 molar plus 2Ags. Given that E naught of cell is equals to 1.05 वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दी गई है, अब इस रिएक्शन को देखते हुए हमें EMF ऑफ द सेल पता करना है क्या होगा, और E नॉट सेल की हमें वैल्यू दी गई है तो हमें फॉर्मूले में बस सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए इस सारे क्वेश्चन में हमने जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हमें पता लगता है कि हमें नर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर यूज करना है। तो नर्स्ट इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल -2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट के हम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.160 अपॉन रिएक्टेंट जो कि आपका 0.002 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ई नॉट सेल की हमें वैल्यू दी गई है 1.05 वोल्ट माइनस 2.303 RT अपॉन F की जो वैल्यू होती है ये हमें पता है 0.059 एट 298 केल्विन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है टेम्परेचर तो आपको सपोज करना है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो डायरेक्टली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0.059 अपॉन n की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो डायरेक्टली 2 लिख लीजिए। लॉग ऑफ, देखिए इन टर्म्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 4 into 10⁻⁴। ठीक है, अब देखिए मैंने आपका डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा क्योंकि हमने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गए हो। अब देखिए यहाँ पर 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ 4 into 10⁻⁴, तो यहाँ पर लॉग a into b का आप यूज करिए। log a into b होता है log a plus log b। ठीक है, ये आपको टर्म इसकी प्रॉपर्टी यूज कर कर आपको आगे सॉल्व करना है। log 4 प्लस log ऑफ 10 into 4, तो log 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस log 4 10⁻⁴। तो इस तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करोगे इस टर्म को तो यू विल गेट, उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.6021। अब इन सारे टर्म्स को आप सॉल्व करिए 1.05 माइनस 0.14, तो यू विल गेट, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव जो बड़ा नंबर है उसके आगे पॉजिटिव साइन है, छोटे नंबर के आगे नेगेटिव है, तो आंसर याद रखिएगा पॉजिटिव में ही आपका आने वाला है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 0.914 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए EMF ऑफ दिस सेल आपका कितना आया 0.914, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Which of the following statements about limiting molar conductivity is correct? तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिए गए स्टेटमेंट्स में से या फिर दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो वो आपका जो स्टेटमेंट है वो है आपका ऑप्शन बी। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, एक इन्फिनाइट डायल्यूशन, एट इन्फिनाइट डायल्यूशन में जो आप देखोगे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूट है वो आपका इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि अगर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर ले लिया और उसमें आप सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत कम, आपने पिंच ऑफ सॉल्ट लिया और उसमें 2 ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो उसमें आपकी जो सोल्यूट है वो इज नथिंग बट बहुत कम है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, तो यही होता है आपका लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। तो इट इज मेजर ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो जिसको हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को डेल्टा m नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर डेल्टा m इंफिनिटी भी यहाँ पर लिखते हैं एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, According to Kohlrausch law, the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो किसके इक्वल होती है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने NaOH लिया है, इसके इक्वल हो जाएगा सम ऑफ द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जैसे NaOH है, Na किसी भी सोल्यूशन में देखिए आपने NaOH का सोल्यूशन ले लिया तो उसमें जो आयंस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जैसे कि Na+ और OH- से सोल्यूशन में पूरे Na++ के जो आपके आयंस है ये सेपरेट होते हैं, OH- के सेपरेट होते हैं, तो ये आयंस मिलाकर NaOH बनाते हैं। अब देखिए इनके आयंस का बस आपको सिंपली सम करना है, यानी कि उनको बस ऐड करना है आपको। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन विच आर सोडियम आयन Na+ एंड हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि जो OH- है मींस इक्वल टू लैम्डा नॉट Na+ प्लस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ OH-। इस तरीके से इनका बस आपको जो भी आपके कोई भी आपका जैसे NaOH है, KCl है, कुछ भी आप ले लो और उनके बस आयंस का आपको ऐड करना, एडिशन करना है या फिर सम करना है। तो ये होता है आपका कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयन। ठीक है, नेक्स्ट, if the limiting molar conductivities of K+ and Cl- ions are 73.5 Siemens centimeter per mole
and 76.3 Siemens centimeter square per mole respectively. What is the limiting molar conductivity of KCl? तो देखिए KCl का हमें यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है और इनके आयंस का हमें वैल्यू भी दिया गया है। तो जब भी हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी आयंस, किसी भी आयंस का पता करना है तो सिंपली हमें बस उसे ऐड करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ऐड करना है लैम्डा ऑफ K प्लस, ठीक है, एंड लैम्डा ऑफ Cl माइनस, यानी कि जो हमें वैल्यूज दी गई है बस हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट करी है और उनका हमने सम ले लिया, यानी उनको बस हमने ऐड करा है सिंपली। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपका 149.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आंसर आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which of the following electrolytes would be expected to have the highest limiting molar conductivity at a given temperature? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं, हमें बताना है इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में से कौन सा एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सारे इलेक्ट्रोलाइट देखें तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू है ये भी सबसे ज्यादा होगी। तो इन सारे इलेक्ट्रोलाइट में से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है और सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है, यानी कि KCl, और इसीलिए अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट, which gas is most commonly used as fuel in hydrogen fuel cell? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। तो देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो सबसे ज्यादा जो गैस यूज करी जाती है और जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस यूज करी जाती है वो हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ होता है, यानी कि वो खुद ही हाइड्रोजन गैस ही हाइड्रोजन फ्यूल सेल में सबसे ज्यादा होती है। और प्राइमरी सोर्स जो होता है उसको सेल ऑपरेट करना होता है, और देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना होता है मेनली, जो हम सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं अभी तक के जहाँ सारे सेल्स है उनको हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन एक प्राइमरी हमारा फ्यूल सोर्स है, ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन गैस इटसेल्फ ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसको अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो ऑक्सीजन ऐड करा जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा जाता है और बाय प्रोडक्ट वाटर हमें मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में सबसे ज्यादा जो गैस यूज करी जाती है वो हाइड्रोजन ही होती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, What is the primary byproduct of hydrogen fuel cell operating under normal condition? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में अगर उसे हमको उस सेल को ऑपरेट करना है अंडर नॉर्मल कंडीशन तो प्राइमरी बाय प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो इसे अगर हमें ऑपरेट करना है तो मेनली हाइड्रोजन गैस को हमें ऑक्सीजन से कंबाइन करना पड़ेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। लेकिन प्राइमरी बाय प्रोडक्ट अगर पूछा गया तो वो उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, What is the main component responsible for storing chemical energy in a battery? तो कोई भी बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही आप देखोगे आपके बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो स्टोर हो पाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइट। सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।